नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका मॉडर्न हिस्ट्री, भारत का इतिहास। तो इसमें आपका जो टॉपिक अभी आता है वो आता है भारत में ब्रिटिश शासन और कानून। ये होगा आपका भाग 1। 10 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो था वो था यूरोपीय लोगों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। क्लियर बात समझ में आई। पर ये पास नहीं होने देते, क्योंकि यूरोपियन जो लोग जो कोर्ट में पेश होते थे उनका ये मानना था कि उन पे आरोपों को, अगर आरोपों को सिद्ध करना है या हटाना है तो वो कौन करे, केवल यूरोपीय मजिस्ट्रेट करे, और भारतीयों को इस लायक समझते नहीं थे। ठीक है ना। तो ये था इल्बर्ट बिल विवाद आपको जो देखने को मिला था। कब आया था? 1883 में। तो लिखा इल्बर्ट बिल को लॉर्ड रिपन के वायसरायशिप के दौरान, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है कि सबसे बेहतरीन वायसराय माने जाते हैं भारत के समय के। ठीक है ना, भारत के इतिहास के। 9 फरवरी 1883 को सर कर्टिन इल्बर्ट ने ड्राफ्ट किया था। इस विधेयक को पेश करने के पीछे मुख्य उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को सत्र अदालतों में ब्रिटिशों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति देना था। विधेयक की शुरुआत से लोगों में विशेष रूप से अंग्रेजी महिलाओं और ब्रिटिश चाय और बगान, ये बोल सकते हैं जो आपके चाय और बंगाल में जो नील बगान थे, मालिकों के बीच गुस्सा और नाराजगी थी। अंग्रेजी महिलाओं ने तर्क दिया कि बंगाली महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों द्वारा सम्मान नहीं दिया जाता है, इसलिए उन्हें ब्रिटिशों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इसके विपरीत बिल का समर्थन करने वाली बंगाली महिलाओं ने कहा था कि वह अधिक शिक्षित थी और अंग्रेजी महिलाओं की तुलना में उनके पास अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड भी थे। विधेयक के विरोध के कारण कुछ संशोधनों के साथ इसे वापस ले लिया गया। संशोधित बिल 25 जनवरी 1884 को पारित किया गया था और 1 मई 1884 को लागू कर दिया गया था। संशोधित बिल में क्या शामिल था? न्यायपीठ का आधा हिस्सा यानी 50% यूरोपीय होने चाहिए जब एक भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों से जुड़े मामले में मुकदमा चलाए। ठीक है ना, उनमें से होने चाहिए। ठीक है ना, यूरोपीय भारतीय न्यायाधीश और 17 न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की शक्ति दी गई। अच्छा, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने भारतीय नागरिक सेवा का गठन किया, जिसे बाद में जाके भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना गया था? ये थे कॉर्नवालिस। ठीक है ना। तो लिखा हुआ है चार्ल्स कॉर्नवालिस ने फरवरी 1786 में फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के गवर्नर की नियुक्ति के लिए नियुक्त किया गया था। उन्हें ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ के रूप में भी नियुक्त किया गया था। कॉर्नवालिस को थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध में उनके प्रदर्शन के लिए मान्यता के रूप में 1792 में मार्केस कॉर्नवालिस के खिताब के लिए उठाया गया था। इससे उन्होंने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से महत्वपूर्ण रियायतें ले ली थी। वर्ष 1793 में वो इंग्लैंड वापस लौट जाते हैं। कॉर्नवालिस 1798 तक प्रशासनिक और राजनयिक पोस्टिंग में लगे हुए थे, जब वह आयरलैंड के कमांडर इन चीफ और लॉर्ड लेफ्टिनेंट के पद पर पदस्थापित थे। चार्ल्स कॉर्नवालिस को फिर से भारत पदस्थापित किया जाता है, वापस बुलाया जाता है। जुलाई 1805 में चार्ल्स कॉर्नवालिस का आगमन हुआ। अक्टूबर में गाजीपुर में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये आप याद रख सकते हैं। सहायक गठबंधन के बारे में कौन सा एक गलत कथन है? सब्सिडी लाइन्स, ये किसके टाइम का आपका? ये आपको देखने को मिलता है वेलेजली के टाइम का। तो राज्यों को अपने मुख्यालय में एक ब्रिटिश निवासी को स्वीकार करना पड़ा, बिल्कुल सही है। शासक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की शक्ति के रूप में स्वीकार करेगा, बिल्कुल सही है। राज्यों के आंतरिक मामलों को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया, नहीं, आधिकारिक रूप से नहीं था। सत्ता किसके हाथ में थी? शासक के हाथ में थी। ब्रिटिश ने भारतीय राज्यों की कीमत पर एक बड़ी सेना को बनाए रखा, बिल्कुल सही। तो आंसर जो आपका गलत है वो है आपका कौन सा? राज्यों के आंतरिक मामलों को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया था। देखो लिखा हुआ है अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाले एक भारतीय शासक को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा और उनके रखरखाव के लिए भुगतान करने पर भी सहमति हुई। शासक अपने राज्य में एक ब्रिटिश सत्ता स्वीकार करते थे। यद्यपि ब्रिटिशों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, लेकिन आधिकारिक तौर पर सत्ता हस्तांतरित नहीं की थी। ऐसा शासक किसी अन्य शक्ति के साथ सहयोगी नहीं होगा और ना ही वह किसी भी शक्ति के खिलाफ अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध की घोषणा करेगा। याद रखना, शासक अंग्रेजों के अलावा किसी भी यूरोपियों को काम पर नहीं रखेगा, और अगर वह पहले से ही ऐसा कर रहा था तो उन्हें क्या कर देगा? खारिज कर देगा। किसी अन्य राज्य के साथ संघर्ष के मामले में अंग्रेज तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है और वह उनके समाधान को स्वीकार करेंगे। शासक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की शक्ति के रूप में भी स्वीकार करेगा। शासक द्वारा अपनी शर्तों को स्वीकार करने के बदले कंपनी ने राज्यों को बाहरी खतरों और आंतरिक विकारों से बचाने का बेड़ा उठाया। यदि भारतीय शासक गठबंधन द्वारा आवश्यक भुगतान करने में विफल रहे तो उनके क्षेत्र का हिस्सा दंड के रूप में लिया जाना था। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आता है निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया था? ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो लिखा अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार की शुरुआत करना है, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में। अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं, जैसे केंद्र में भारतीय विधान परिषद को एक राज्य की परिषद और विधानसभा से मिलकर द्विसदनीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्य होते थे जो सीधे चुने जाते थे, डायरेक्ट इलेक्टेड होते थे। प्रत्येक चुनाव शुरू किया गया था, हालांकि संपत्ति कर या शिक्षा की योग्यता के आधार पर मताधिकार बहुत प्रतिबंधित था, याद रखना आप लोग। मतलब आपका यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं हुआ था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपका इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ये वही टाइम था जब महिलाओं को भी क्या मिल रहे थे, आपको वोटिंग राइट्स मिल रहे थे, पर उन्हीं पुरुषों या उन्हीं महिलाओं को वोटिंग राइट्स होते थे जो टैक्स पेबल होते थे, किसको, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मुसलमानों के अलावा सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस के लिए अलग निर्वाचक मंडल के साथ बढ़ाया गया। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी, ये आपने याद रखना है, द्वैध शासन, ठीक है ना, ड्यूल गवर्नमेंट, जो वास्तव में भारतीय लोगों को सत्ता के हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रांतीय विधायिका में केवल एक सदन होना था, जो कि विधान परिषद होता। इस अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय और केंद्रीय बजट को अलग किया और प्रांतीय विधायिका को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया। भारत के राज्य सचिव जो भारतीय राजस्व से अपना वेतन प्राप्त करते थे, अब ब्रिटिश राजकोष द्वारा भुगतान उनको किया जाता था। इस प्रकार 1793 के चार्टर अधिनियम में एक अन्याय को पूर्ववत किया गया था, ये आप याद कर सकते हैं। कि वापस से कौन देना स्टार्ट कर देता, आपका बोल सकते हैं आपका क्या, वेतन, ब्रिटिश राजकोष, ठीक है ना। उसके बाद क्या 1793 के बाद कहाँ से दिया जाता था, भारतीय कोष से दिया जाता था। 1861 का आपका भारतीय परिषद अधिनियम आता है, तो परिषद के कार्यकारी कार्यों के लिए 5वां सदस्य जोड़ा गया। गृह, सेना, कानून, राजस्व और वित्त के लिए 5 सदस्य चुने गए। लॉर्ड कैनिंग जो उस समय गवर्नर जनरल और वाइस राय थे, याद रखना, 1861 के आसपास, ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी। कई बार पूछा जाता है कि भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो मतलब मंत्रालयों की शुरुआत, ये किसने की थी, ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग जो थे, इन्हें माना जाता है भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली का जनक। इस प्रणाली में प्रत्येक सदस्य को एक विशेष विभाग का एक पोर्टफोलियो सौंपा गया। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों को परिषद में नामित किया था। एक थे बनारस के राजा, एक थे पटियाला के महाराजा और एक थे सर दिनकर राव। ये 3 नाम याद रखने हैं, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, 1862 में। तो ये भारत परिषद अधिनियम है, पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट। और कैनिंग यहाँ पर क्या आपके वायसराय है। सार्वजनिक राजस्व या ऋण, सैन्य, धर्म और विदेशी मामलों से संबंधित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता। यदि आवश्यक हो तो वायसराय के पास परिषद को रद्द करने की क्या थी, शक्ति दी गई थी, वीटो पावर थी। इस अधिनियम ने मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी के गवर्नर इन काउंसिल की विधायी शक्तियों को बहाल किया, जिसे 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा छीन लिया गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट आता है 1919 का, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। और मार्ले आप जानते हैं भारत के थे, तत्कालीन सचिव थे, राज्य सचिव थे, और मिंटो के थे, वायसराय थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी, 16 से बढ़कर कितनी कर दी थी, 60 कर दी थी। प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी, अलग अलग होती थी, ठीक है ना, 16 से 60 1909 के तहत। इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत रखने की अनुमति दी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचार विमर्श के कार्यों का विस्तार किया, जैसे सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, बजट पर प्रस्ताव पेश करने का भी क्या दी गई, अनुमति दी गई थी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, आप मतलब अगर आंसर आप सेटिस्फाइड नहीं किसी आंसर से तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पुट कर सकते थे। इसने वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के जुड़ाव के लिए पहली बार प्रदान किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने, याद रखना, 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनका नाम याद रखना। तो ये कार्यकारी परिषद जो थी वायसराय की, उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्हें कानून के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसने पृथक निर्वाचन मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की थी। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाता था। इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध कर दिया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाने लगा। इसने प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान रखा था। भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1892 का, तो इसने अप्रत्यक्ष चुनाव, देख लीजिए, के माध्यम से अतिरिक्त सदस्यों को विधान परिषद में लाने का प्रावधान रखा था, इनडायरेक्ट इलेक्शन। पहली बार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव के तत्वों को पेश किया गया था 1892 में, याद रखना आप लोग, कई बार पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है ना। इस अधिनियम ने विधान परिषदों में अतिरिक्त या गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। सदस्यों को बजट, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या था, वर्जित था, या जनहित के मामलों में प्रश्न पूछने का क्या दे दिया गया था, अधिकार दे दिया गया था। अच्छा, सूची का मिलान करना। स्थायी बंदोबस्त जो जारी था वो आपका बंगाल और बिहार की तरफ, रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी मद्रास और बॉम्बे की तरफ, और महलवाड़ी व्यवस्था आपकी उत्तर पश्चिम प्रांत या पंजाब की तरफ थी, ठीक है। तो ए का हो जाता है 3, बी का 1 और सी का 2। पढ़ लेते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस मंडल तक स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बॉम्बे में शुरू की गई थी और बाद में इसे सिंध, बरार तक भी बढ़ा दिया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था को उत्तर पश्चिम प्रांतों में शुरू किया गया था और बाद में इसे मध्य भारत और पंजाब तक बढ़ा दिया गया था।
अब स्थायी बंदोबस्त की बात कर देते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसे पेश किया था। यह जमींदारों के साथ बनाया गया था और इसलिए इसे जमींदारी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को अपनी जमीन के 1/11 को उनके पास रखते हुए कंपनी को किराए के रूप में कितना देना होता था? 10/11 भाग देना होता था। अगर 11 रुपये इकट्ठा कर रहा है आपका कौन? जमींदार, तो 1 रुपये अपने पास रखेगा, 10 किसको दे देगा? आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देगा। यहीं पर आपकी सनसेट पॉलिसी भी निकल के आती है आपकी कि भाई सूर्य के ढलने से पहले, ठीक है ना, जो टैक्स है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो जमींदारी छीन ली जाएगी जमींदार से। रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपके 1820 में लागू की गई थी, ठीक है ना, और लागू करने वाले कौन थे? थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। इस प्रणाली में ब्रिटिश भारत ने 51% हिस्से को आवंटित किया था। 51% भाग में ये लगाई गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसानों को रैयत के रूप में जाना जाता था। बंदोबस्त सीधे उनके साथ किया जाता था, मतलब किसान क्या करता था, यहाँ पे तो जमींदार होता था उससे टैक्स लिया जाता था, और यहाँ पे सीधे किससे लिया जाता था? किसान से लिया जाता था। ये आप याद करें रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो ये किस तरफ लागू थी आपकी? तो जैसा मैंने बताया ये रैयतवाड़ी मद्रास वगैरह की तरफ, मद्रास बॉम्बे की तरफ आपकी लागू थी 1820 में, ठीक है ना। और थॉमस मुनरो और दूसरे कौन थे? अलेक्जेंडर रीड। महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में हॉर्ट मैकेंजी, ठीक है ना। तो ये आते हैं आपके कौन से? तो इनका नाम आप कर सकते हैं, द्वारा पेश की गई थी। इस प्रणाली के तहत कई गांवों को एक साथ समूहीकृत किया गया और उन्हें महाल कहा गया था। तो गांव मिलकर देते थे, ये लगभग स्थायी बंदोबस्त के समान था, हालांकि यह हमेशा के लिए स्थायी नहीं होता था। तो देख लीजिए बॉम्बे और मद्रास की तरफ रैयतवाड़ी सेटलमेंट था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की तरफ आपका परमानेंट सेटलमेंट था, और पंजाब और यूपी की तरफ आपका महलवाड़ी सिस्टम आपका इंट्रोड्यूस हो रखा था, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया परमानेंट सेटलमेंट आपका कब है? 1893 के आसपास का है आपका, ठीक है ना। कौन थे आपके? तो ये कॉर्नवालिस थे जिनके टाइम पे हुआ था। रैयतवाड़ी सिस्टम जो था आपका ये 1820 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है ना। और इसमें किसान देते थे, किसान से सीधा डायरेक्ट लिया जाता था। परमानेंट में आपका जमींदार से लिया जाता था। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें कौन थे? 1820 में कौन कौन थे? तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में आपके कौन कौन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके मुनरो, ठीक है ना, और रीड आ जाते हैं आपके। और महलवाड़ी सिस्टम 1922, सॉरी मैंने 1820 लिख दिया, 1920, अरे 1793 था यार, उल्टा कर दिया शायद से। तो बोलूँ यहाँ 17 कर देना, 1793 यहाँ, ठीक है। 1820 और यहाँ पर है आपका 1822, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन है? हॉर्ट मैकेंजी है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के बारे में क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए अधिनियम में तो आता है, बिल्कुल सही है। सरकार को बिना दोष सिद्धि के राजनीतिक जो बंदी थे उन्हें 2 साल तक की जेल भेजने की सख्ती दी गई थी, ठीक है ना, बिना किसी वारंट के। तो ये भी सही है, उपरोक्त सभी सही हो जाते हैं आपके। तो लिखा हुआ है आम लोगों पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया था। स्थायी विधान परिषद ने मार्च 1919 में इस कानून को मंजूरी दी थी, जिससे उन्हें बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया था। श्री जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में वाली एक समिति ने निष्कर्षों के बाद ब्रिटिश भारत ने में प्रतिबंधात्मक कानून इसे लागू कर दिया था। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने की अनुमति दी थी। गांधी जी और अन्य नेताओं ने कानून के प्रति भारतीयों के विरोध को प्रदर्शित करने के लिए एक हड़ताल, ठीक है ना, जिसमें काम रोके गए थे सारे हर प्रकार के, जिसे रॉलेट सत्याग्रह के रूप में जाना जाने लगा, वो स्टार्ट कर देता है। रॉलेट एक्ट महात्मा गांधी को स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन में सबसे आगे लाने और भारतीय राजनीति के गांधीवादी युग की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण था। अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किताब किसकी है आपकी? जवाहरलाल नेहरू ने प्रदर्शनों में गांधी जी की भागीदारी का विवरण किया है, ठीक है ना। इस प्रकार यह कहना सत्य तथ्य है कि रॉलेट एक्ट एक अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। रिपोर्ट ने क्रांतिकारी साजिशों और आतंकवादी कार्यवाही के खिलाफ असाधारण युद्धकालीन शक्तियों के निरंतर उपयोग की सिफारिश की थी। इस अधिनियम ने भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच आक्रोश फैलाया, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी ने राज्यव्यापी सत्याग्रह में बदल दिया था, जिसे रॉलेट आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका समापन अमृतसर नरसंहार के रूप में हुआ था, आप जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। वुड डिस्पैच 1854 डलहौजी के टाइम आया था। तो इसने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम से के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, नहीं अंग्रेजी की नहीं की थी, बल्कि जो भारतीय भाषाएं थी उनकी सिफारिश की थी वुड डिस्पैच, ठीक है ना, भारतीय भाषाओं से संबंधित था। तो ये हो जाता है गलत। इसने हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की सिफारिश की थी, ये हो जाता है सही। तो आंसर हो जाए कौन सा सही है? तो कौन सा सही है आपका? सेकेंड वाला केवल। तो लिखा वुड डिस्पैच 1854। तो चार्ल्स वुड एक ब्रिटिश लिबरल राजनेता और संसद सदस्य थे, जिन्होंने राजकोष के चांसलर के रूप में कार्य किया था और बाद में वे ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष बने थे। 1854 में उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को वुड्स डिस्पैच भेजा।
वो डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रेषण के अनुसार हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाना था। लंदन विश्वविद्यालय के स्थान पर, याद रखना है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े बड़े शहरों में करनी थी। तो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में क्या करनी थी, यूनिवर्सिटी बनानी थी। दूसरा हो जाता है आपका बिल्कुल सही। भारतीय मूल निवासियों को उनकी मातृभाषा में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और इसने मौलिक शिक्षा के विस्तार की सिफारिश की थी, इसलिए पहला वाला गलत हो जाता है कि अंग्रेजी में थी। उन्होंने अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत को खारिज कर दिया और भारत सरकार से कहा कि वह जनसाधारण की शिक्षा के लिए जिम्मेदारी। ये था ना अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत, ये था कि ऊपर के लोगों को क्या कर दो, जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं उनको क्या शिक्षित कर दो, अपने आप ही क्या हो जाएगी, व्यवस्था सही हो जाएगी। पर ऐसा नहीं था, आपको नीचे से स्टार्ट करनी पड़ती। कभी भी शिक्षा करनी स्टार्ट, बेहतर करना है किसी देश को शिक्षा के मामले में, तो नीचे से स्टार्ट कीजिए, गरीबों से स्टार्ट करिए। हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोलना था। संबद्ध जो आपका निजी स्कूलों को सहायता में अनुदान देना था। इसके कुछ ये टारगेट थे। इनमें से किसने ठगी की दमन करी है, ठगी व्यवस्था के क्या कर दिया था, अंत करने के लिए कानून बनाया था? तो ये थे आपके कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिनके टाइम पे सती प्रथा का बोल सकते हैं उन्मूलन के लिए भी कानून बनाया जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगर बात करें 1828 से 33 तक बंगाल के गवर्नर जनरल, और उसके बाद 1833 से 1835 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। सती का उन्मूलन 1829 में उनके कार्यकाल में हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग की अगर बात करें 1772 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस अगर बात करें 1786 से 93 तक, कॉर्नवालिस कोड का परिचय, भारत में सिविल सेवाओं का परिचय इन्होंने स्टार्ट किया था, कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात करें 1798 से 1805, सब्सिडी लाइन्स इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस होता है। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813, अमृतसर की जो संधि है वो समाप्त होती है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण होता है 1818 में हेस्टिंग के टाइम पे। विलियम बेंटिंक आते हैं आपके 33 से 35, तो ये भारत के प्रथम गवर्नर बनते हैं। लॉर्ड कैनिंग आते हैं आपका 1856 से 58 तक, अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं। और यहीं पर क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म और ब्रिटिश क्राउन आ जाता है और भारत के पहले के बनते हैं, वायसराय बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में दोहरी सरकार, ड्यूल गवर्नमेंट का संबंध किससे है? तो ये बता देता हूँ, बंगाल में कंपनी के साथ दीवानी और निजामत दोनों शक्तियों का निहितार्थ देखने को मिलता था। तो लिखा ईस्ट इंडिया कंपनी कम से कम 1765 से बंगाल की असली मालिक बन गई थी। दीवान के रूप में कंपनी ने सीधे अपने राजस्व को एकत्र किया, जबकि उप सभादार को नामांकित करने के अधिकार के माध्यम से इसने पुलिस और न्यायिक शक्तियों की निजामत को नियंत्रित किया था। ब्रिटिश नियंत्रण में सरकार की दो शाखाओं की आवासीय एकता इस तथ्य से संकेतित थी कि एक ही व्यक्ति ने कंपनी की ओर से बंगाल में उप दीवान के रूप में और नवाब की ओर से उस उप सभादार के रूप में कार्य किया था। इस व्यवस्था को इतिहास में ड्यूल या दोहरी सरकार के रूप में जाना जाता है। इसमें अंग्रेजों के लिए एक बड़ा फायदा था, उनके पास जिम्मेदारी के बिना क्या आ गई थी, सत्ता आ गई थी। उन्होंने प्रांत और उनकी सेना के वित्त और उसके प्रशासन पर अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर दिया था, नियंत्रण कर दिया था। नवाब और उनके अधिकारियों के पास प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसे निर्वहन करने की शक्ति नहीं थी। सरकार की कमजोरी का दोष भारतीयों पर मढ़ा जा सकता था, जबकि इसके फायदे अंग्रेजों को मिल रहे थे। बंगाल के लोगों के लिए परिणाम विनाशकारी थे, न तो कंपनी और न ही नवाब ने उनके कल्याण की परवाह की। किसी भी मामले में नवाब के अधिकारियों के पास कंपनी और उनके नौकरों के लालच और क्रूरता से लोगों की रक्षा करने की कोई शक्ति नहीं थी। दूसरी ओर वह अपनी आधिकारिक शक्तियों का फायदा उठाने की फिराक में रहते थे। ठीक है, आगे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था? ये था 1757। प्लासी आपको देखने को मिलेगा बंगाल में। तो लिखा है लड़ाई किसके बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी जाती है 1757 में। तो प्लासी की लड़ाई के पीछे प्रमुख कारण बंगाल के नवाब द्वारा अंग्रेजों को दिए गए व्यापार विशेषाधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग था, जिसे क्या कहा जाता था, दस्तक कहा जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के श्रमिकों द्वारा कर और शुल्क का भुगतान न करना इसका एक कारण था। दूसरा कारण था नवाब की अनुमति के बिना अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की क्या करना, किलेबंदी करना। प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या होते हैं? सिराजुद्दौला की हार होती है और मीर जाफर को नया नवाब बना दिया जाता है। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। बंगाल में अंग्रेजों की सेना का क्या होता है, वर्चस्व स्थापित हो जाता है। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी फ्रेंच बाहर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।